हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए जीके का फुल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 18 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, तो आज यहाँ से आपका 13 दिसंबर कंप्लीट हो चुका है, तो केवल 4 दिनों का समय बाकी है। तो इन 4 दिनों में जितने भी अति संभावित प्रश्न होंगे उन सवालों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के पहले क्लास में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी दिल्ली पुलिस एग्जाम के लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी का टारगेट 80 क्वेश्चन में से लगभग 70 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करिएगा। अपने पेपर से पहले इस पेपर को जरूर दीजिएगा, काफ़ी आपको फायदा होगा। आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के पेपर में सबसे अधिक जीके का ही पूरे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टारगेट रखिएगा कम से कम 50 क्वेश्चन में से 45 से अधिक स्कोर करने का। तो इस क्लास से आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन अपने पेपर से पहले तैयार जरूर करिएगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। वैसे तो आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का पेपर जो आपका एसएससी करवाने वाली है, ओके, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्लस न्यू पैटर्न पे होने वाले इस क्लास में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास आपका सुबह 8 बजे लगती है, और एक दोपहर 12 बजे, और एक शाम 6 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। और लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्षेत्र फिल्म 54वां 2024 किसे प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस के पेपर में जो भी करंट अफेयर के सवाल आएंगे वो 1 साल पहले के पूछे जाएंगे, ओके। तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 54वां दिया गया था 2024 में किसे प्रदान किया गया था। तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, यानी पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि मान के चलिए 2023 का पूछ दिया तो जो 53वां प्रदान किया गया था तो वो वहीदा रहमान को दिया गया था, जो ऑप्शन ए दे रखा है, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 77वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे। बताइए, 77वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे। तो जेसी पलेमंस बने थे। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसे बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 2024 में। बताइए, बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था 2024 में। तो सामंथा हार्वे को दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस पे स्टार लगेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे पेपर के लिए। एआई शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। बताइए, एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। क्वाड सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये डेलावेयर यूएसए में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व श्रम सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था। बताइए, विश्व श्रम सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित किया गया था। बताइए, जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 हुआ था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये इंदौर एमपी में किया गया था। और एक बात, यदि आप सभी को अपना एग्ज़ाम डेट मालूम हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास प्रोवाइड करना है। अब तक तो आपको मालूम हो चुका होगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को होने वाला है। तो आप प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में एग्ज़ाम डेट जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए पूरे पेपर का सलूशन देना है, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था। 8वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ था। तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी थी। बताइए,
विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? तो 151 नंबर की रैंक थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बताइए, बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, यानी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए पूरे 75 नंबर का पीडीएफ आ चुका है। इस पीडीएफ में जो आपका जीके में सबसे अधिक पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे, इस पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा, और रीजनिंग में जो आपका पूरे 25 क्वेश्चन मिलेंगे इसी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो यदि आपके पास अभी समय है, मान के चलिए आपके पास 3-4 दिन का समय, जिनका पेपर 18 से होगा, लेकिन अभी तो जिनका एग्जाम 23, 24, 25 को होगा, तो उनके लिए पीडीएफ अति महत्वपूर्ण होंगे। जिनका पेपर 18 को है तो ये पीडीएफ पढ़ सकते हैं, एक नज़र में पूरा पीडीएफ देख सकते हैं, बहुत ही फायदा करेगा। ये पीडीएफ मात्र 50 रुपीज़ का हो चुका है, ये पीडीएफ मात्र 50 रुपये का होने वाला। इस नंबर पे आप केवल मैसेज करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से स्पेसएक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया है? बताइए, स्पेसएक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया है? तो PSLV-C60 द्वारा छोड़ा गया है। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 2024 में किसने बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बताइए, 2024 में बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो ध्रुव सीतवाला ने जीता था। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये हैदराबाद में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ के खिलाफ राज्यों की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा? तो यह अनुच्छेद 355 में है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 213 देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? बताइए, किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 में किया जा सकता है। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। किस अनुच्छेद में कहा गया कि जनता के सदन और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं? बताइए, किस अनुच्छेद में कहा गया कि जनता के सदन और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं? तो यह अनुच्छेद 326 में कहा गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ये क्लास इसलिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जहां जहां से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में प्रश्न आते हैं वहां से प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि 18 दिसंबर को हमें मालूम हो जाएगा कि किस तरह के आपके पेपर आएंगे, पूरे जीके, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग। तो पूरे पेपर का सोल्यूशन देना है, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 226 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कॉल करिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 50 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो कि चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? तो यह अनुच्छेद 324 में दिया गया है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो ध्यान रखिएगा, यह अनुच्छेद 343 में दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है? तो भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है? तो अनुच्छेद 302 में है ये। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी? तो यह अनुच्छेद 213 में कहा गया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 131 के तहत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा को विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। काठी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? काठी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, तुलसी पेड़ के नीचे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मुंबई शहर में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो साथियों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, पोला त्यौहार में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसार त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31। महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है? यानी किस राज्य में महामगम उत्सव मनाया जाता है जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में केवल एक बार मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 32। आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करिएगा। देखिएगा यहाँ से आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, तो किस राज्य में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम त्यौहार मनाया जाता है? बताइए, किस राज्य में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मिजोरम राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए कितने दिन का उपवास रखते हैं?
तो चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए कितने दिन का उपवास लोग रखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पूरे 40 दिन का उपवास रखते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को किस देवी को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं? बताइए, कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को किस देवी को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सारिका को, यानी देवी सारिका जी को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है? कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है? तो ठाट करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब किसके संरक्षण में कत्था का स्वर्ण युग देखा गया था? बताइए, 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिनके संरक्षण में कत्था का स्वर्ण युग देखा गया था? तो वाजिद अली शाह के संरक्षण में कत्था का स्वर्ण युग देखा गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। चारूसीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो कि किस राज्य नृत्य का पर्याय है? चारूसीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो कि किस राज्य के नृत्य का पर्याय है? तो ये मणिपुरी नृत्य का पर्याय है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को याद करिए, क्वेश्चन नंबर 39। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप से जुड़ा हुआ है? बताइए, भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप से जुड़ा है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए स्वर लिपि प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया है? भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए स्वर लिपि प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये विष्णु नारायण भातखंडे को दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान कौन सा है? बताइए, पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान कौन सा है? तो सुंदरबन है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। भारत का कौन सा क्षेत्र सोल वन के लिए जाना जाता है? तो साथियों, भारत का कौन सा क्षेत्र सोल वन के लिए जाना जाता है? तो पश्चिमी घाटा, ये पश्चिमी घाट ये सोल वन के लिए जाना जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। कौन सी नदी रातापानी वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी रातापानी वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है? तो बेतवा नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में किसके रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में किसके रूप में जाना जाता है? तो सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। बरौनी कोयला आधारित बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बताइए, बरौनी कोयला आधारित बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1959 में किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय कॉपर कॉम्प्लेक्स यानी आईसीसी किस राज्य के घाटशिला में स्थित है? बताइए, आईसीसी किस राज्य के घाटशिला में स्थित है? तो भारतीय कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है ये झारखंड राज्य के घाटशिला में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 48। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी से बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए,
तो वर्ष 1927 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। स्टार्टअप इंडिया योजना, जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और पोषण करने वाले के एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, जो कि किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया योजना, जिसका उद्देश्य है कि देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और पोषण करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, इसको किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कॉल करिए। कौशल भारत विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरी में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस वर्ष में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जितना भी सवाल आपके पेपर के लाएंगे अति संभावित सभी प्रश्न आएंगे, तो एक एक प्रश्न आप तैयार करेंगे। दिल्ली पुलिस का पेपर आप पिछला उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह मिलेंगे। और हाल में जो आपका एसएससी सीपीयू का एग्जाम कल कंप्लीट हुआ 12 दिसंबर को, जिस तरह से एसएससी ने जीके के पोर्शन में सारे क्वेश्चन पूछा है, तो समझिए उसी तरह आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में भी वो पूछने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपका पेपर बनकर तैयार भी हो चुका है। ओके, तो बताइए कौशल भारत विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरी में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस वर्ष में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो 2015 में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 कॉल करिए। किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। यानी किस योजना के तहत, बताइए किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 5 करोड़ रुपए एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कॉल करिए। कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। तो कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। बताइए कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो कोचिन बंदरगाह, ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था। तो उत्तर प्रदेश में था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था, यानी किस वर्ष में जीता था। तो 1991 में ही जीत लिया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1951 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है। ये अति संभावित प्रश्न बनेंगे पेपर के लिए। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन है। तो अभिलाषा बराक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कॉल करिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के लिए आम चुनाव पहली बार कब हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के लिए आम चुनाव पहली बार कब हुए थे। तो 1993 में हुए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया था। बताइए दोस्त, मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया था। तो वर्ष 2019 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आपको हर एक प्रश्न याद करना है। यदि किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लस अपना एग्जाम डेट तो हमें शेयर जरूर करेंगे। प्लस ये भी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके, यहाँ से सारा क्वेश्चन आप रिवीजन करके अपने पेपर में बैठेंगे आप। धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस नंबर के भारतीय स्थल का नाम दिया गया था। तो धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो कि 40वां भारतीय स्थल का नाम दिया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60।
यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में छऊ नृत्य को किस वर्ष अंकित किया? यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में छऊ नृत्य को किस वर्ष अंकित किया था? तो 2010 में अंकित किया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, तो कौन है वह? भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, उसका नाम क्या है? तो सुंदरबन है। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल आप सभी से पूछ रहे हैं कि सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? जो तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में होती है वो कितनी होती है, किसी को पता है? तो 2.13 मीटर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि कितने से लेकर कितने इंच के बीच होती है? फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? तो 27 और 28 इंच की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1956 में किया गया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्त ये 1878 में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 बताइए, भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1954 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 67। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 में किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 68। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2013 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 69। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? बताइए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? तो केवल 1.7% था। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल 1.7% बिल्कुल ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, 70 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक रहा था? तो यूपी का था, यानी उत्तर प्रदेश का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 5.2 थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 बताइए, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र और स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र और स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का तीसरी। देखिए दिल्ली पुलिस के पेपर में ऐसे सवाल आपसे पूछेगा कि मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था, ऐसे पूछेगा। यदि आपको पूरा टाइम पीरियड मालूम होगा तो बता सकते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, 56 में समाप्त हो गई थी। और दूसरी जस्ट 1956 में शुरू हुई थी, 61 में समाप्त हो गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुई थी और 66 में जाकर समाप्त हुई थी। ऐसे नहीं पूछेगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, ऐसे पूछे कब समाप्त हुई, लास्ट डेट पूछ देगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा 73 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसा विभाग का प्रमुख था?
तो साथियों दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान हिंसा विभाग का प्रमुख कौन था? तो ध्यान रखिएगा दबीर खास था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव ये किस वंश के पहले 3 शासक थे? यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव ये किस वंश के पहले 3 शासक थे? तो गढ़वाल के वंश के पहले 3 शासक थे। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 75। डैश सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था? तो बताइए किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो मीर सामा को दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 77। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो साथियों दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो दीनपनाह का। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कॉल करिए। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का यह दूसरा नाम है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का यह दूसरा नाम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 79। व्यापार के लिए सहायक अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? व्यापार के लिए सहायक अनुषंगी में क्या शामिल है? तो भंडारण शामिल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए भाई। किस वर्ष में भारत का सफल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात रिकॉर्ड 84.2% तक बढ़ गया था? बताइए किस वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात रिकॉर्ड 84.2% तक बढ़ गया था? तो 2003 में बढ़ गया था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो बताइए आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से आपका लगभग कितना क्वेश्चन का सही जवाब आया, कितना हमने प्रश्न का आंसर सही दिया? कमेंट जरूर बताइएगा। 80 क्वेश्चन 80 नंबर का, दिल्ली पुलिस पेपर 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के रहेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन पे 0.25 का नेगेटिव मार्क, यानी 1/4 का मतलब 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग होगा। ओके, तो इसमें आप भाई तुक्का भी लगा सकते हैं क्योंकि 4 गलत पे 1 नंबर जाएगा। 4 में से तो 1-2 तो सही कर ही देंगे आप। ओके, तो साथियों आप लोग एग्जाम डेट हमें बताइएगा, प्लस जो हमने आपको PDF प्रोवाइड किया उसको भी ले लीजिएगा, काफ़ी आपको फायदा करेगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे जैसे पेपर में आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। ओके, तो इसी तरह एक और क्लास मिलेंगे, दमदार क्लास होगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।